हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी परीक्षार्थियों को 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी एग्ज़ाम बेहतर जाए और आपके मस्तिष्क में माँ सरस्वती का वास हो। ध्यानम क्लासेज आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो आज जो है आपके पहले एग्ज़ाम जो है बायोलॉजी के थे। जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूर्ण रूपेण कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन थे। वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअली थे। जिन बच्चों ने अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई नहीं किया होगा वो बच्चे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसे कठिनाई जरूर आई होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, वो आपके सिलेबस से ही हैं। हाँ, दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 11th के टॉपिक से लिए गए हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस के ही हैं। जो 11th से क्वेश्चन जो रिलेटेड टॉपिक है उससे उठाकर पूछे गए हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। लेकिन कुछ ज्ञानी बाबा ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया पे माइक लेके आएंगे और ढिंढोरा पीटेंगे और रोना धोना शुरू हो जाएगा कि जब बिहार बोर्ड को फेल ही करना था तो वो एग्ज़ाम लेता क्यों है। तो आप जो है उसके भ्रम में ना आए। आपको मतलब जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करना है। आपको अच्छे टीचर को सेलेक्ट करके पढ़ना है कि कौन सा टीचर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता है। तो चलिए आज जो है आप लोगों के पास मैं ये बायोलॉजी के सारे ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को लेकर आया हूँ। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन दूंगा और आप अपने जो बनाए हैं उससे आप मैच करके आप अपने नंबर को काउंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेज। तो ये जो हमारे पास सेट आया है वो सेट एफ है, जिसमें मतलब जो है आपके 70 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 50% ही आपको आंसर करने हैं। और ये जो है 50% अर्थात जो है आपको 35 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। 70 क्वेश्चन है टोटल और आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं 70 का 70 का सॉल्यूशन करूंगा और आप जो है आप जो जो क्वेश्चन बनाए हैं आप उनसे आंसर मैच कर लेना, कितने आपके सही हैं कितने आपके गलत हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है। कहा जाता है गन्ने जो है वो किसके द्वारा मतलब जो है बुआई की जाती है। तो सबसे पहला हम जानते हैं कंद के द्वारा जो है वो आलू में होता है, और प्रकंद के द्वारा जो होता है जिसको बल्ब कहते हैं वो आपको ओनियन प्याज में देखने को मिलता है। तो गन्ने की बुआई जो तना को काट के की जाती है वो तने के टुकड़े द्वारा होता है। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका आंसर है तने के टुकड़े के द्वारा होता है। तने के टुकड़े के द्वारा होता है। अब उस तने के ऊपर जो जो रूट निकले होते हैं उसको कहते हैं एडवेंटिटियस रूट कहा जाता है। और वही रूट्स जो है वो मतलब प्लांट को ग्रो करता है। तो ये याद रख लेना, गन्ने में जो है बुआई कैसे होते हैं मतलब तने के रूट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये आपके पहले क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो चलिए मैं नेक्स्ट के क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन H2O के प्रदूषण से प्रभावित होता है। जो H2O है सल्फर डाइऑक्साइड है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हरे पेड़ पौधे को। हरे पेड़ पौधे को प्रभावित करता है और प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ कर देता है। प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ करता है मतलब हरित लवक को जो है वो नुकसान पहुंचा देता है, उसको डैमेज करता है। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट को। तो इसके जो आंसर हैं वो क्लोरोप्लास्ट जो है इसके आंसर होंगे। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी प्रभावित करता है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है क्लोरोप्लास्ट को करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो प्रभावित करता है तो एटीपी के जो मतलब बनने का दर है उसे घटा देता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को भी डैमेज करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट को ज़्यादा डैमेज करता है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी ऑप्शन हो जाएंगे। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन से जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं। जन्म से मृत्यु तक की अवधि को कहा जाता है जीवन काल कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ स्पान। क्या कहा जाता है इंग्लिश में, लाइफ स्पान के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब चौथा क्वेश्चन जो है वो कहा जाता है निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली सेल की कोशिका नियंत्रित होती है। जो सर्टोली सेल की कोशिका है वो एफएसएच हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है, जिसको कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से अब बच्चे एकदम आप अच्छे से देखना, ये
क्या कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क में होते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस से एक एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है GnRH, और ये GnRH जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पे कार्य करते हैं। कौन से ग्लैंड पे? पिट्यूटरी। और ये कौन सा पिट्यूटरी है? आंतरिक पिट्यूटरी, मतलब इंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं। यहाँ से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक का नाम है FSH और दूसरे का नाम है LH। याद रख लेना, FSH जो हार्मोन होते हैं वो सर्टोली सेल पे काम करते हैं, और जो LH हार्मोन होते हैं वो आपके जो काम करते हैं वो करते हैं आपके लाइडिंग सेल पे। किस सेल पे करते हैं? लाइडिंग सेल पे काम करते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाता है, टेस्टोस्टेरोन को। तो इसके जो आंसर हैं, सर्टोली सेल की कौन से कोशिका को नियंत्रित करता है? FSH, मतलब FSH जो है सर्टोली सेल को नियंत्रित करता है। तो ये आपके बी ऑप्शन हो गए। चलिए ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। कहा जाता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से अपरा से होके नहीं गुजरता है? अपरा से होके नहीं गुजरने वाला है मैटरनल, मातृ प्रतिरक्षी। क्या है? मातृ प्रतिरक्षी। अल्कोहल गुजर जाएगा, वसा गुजर जाएगा, लोहा गुजर जाएगा, मतलब लोह गुजर जाएगा, लोह मतलब आयरन जो है वो गुजर जाते हैं, लेकिन मातृ प्रतिरक्षी जो है, मातृ प्रतिरक्षी में एक जो है एंटीबॉडी होता है जिसका नाम है IgM, इम्यूनोग्लोबिन M जो है वो पेरेंट मतलब जो है प्लेसेंटा के द्वारा बच्चों में नहीं जा पाता है। और कुछ भी, और एक दो और मतलब ऐसे कंपाउंड है जो नहीं गुजर पाते, जैसे कुछ जो है लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मतलब आते हैं। जैसे आप बात कर लो इंसुलिन की, आप जिससे एनेस्थीसिया देते हो जो ड्रग से, वो ड्रग भी प्लेसेंटा के द्वारा नहीं गुजर पाते। तो ये इसमें जो ऑप्शन है वो मातृ प्रतिरक्षा जिसको कहते हैं मैटरनल एंटीबॉडी, और मैटरनल एंटीबॉडी में IMG जो है नहीं गुजर पाते हैं। ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे? डी ऑप्शन हो जाएंगे। अब से 6 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक होता है? कौन से नई प्रजाति का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? नई प्रजाति के निर्माण का सबसे बड़ा कारक जो होता है वो कारक होता है म्यूटेशन, जिसको कहते हैं अपने लोग उत्परिवर्तन, और उत्परिवर्तन से नई प्रजाति के जीव का निर्माण होता है। तो ये इसके ऑप्शन क्या हो गए 6 के, मतलब 6 का ऑप्शन बी हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र या ब्लास्टोस्पोर के नाम से जानते हैं? याद रख लेना, ब्लास्टोस्पोर जो है वो याद रख लेना गैस्ट्रुला में बनता है। गैस्ट्रुला को कहते हैं कंदुक, क्या कहते हैं? जिसको गैस्ट्रुला कहा जाता है। और ये ब्लास्टोस्पोर बनने के कारण बच्चे के अंदर, भ्रूण के अंदर माउथ और एनस, मल द्वार का निर्माण होता है, ठीक है। ये है गैस्ट्रुला अवस्था में जो है ब्लास्टोस्पोर बनता है। ब्लास्टोस्पोर जो है भ्रूण को बाहरी वातावरण से जोड़ता है, मतलब मुख बनता है और एनस बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अच्छा, अब आपके 8वां क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? अब इसमें से आपको सही जोड़ा है तो आपको क्या करना है? इसमें सही जोड़ा है, अब ये नाइट्रोजन बेस का जोड़ा है। नाइट्रोजन बेस में आपको याद रखना है एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनते हैं, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनते हैं। तो अब इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो आपको यहाँ क्लियरली नजर आ रहा होगा ऑप्शन सी इसके जो है आंसर हो गए करेक्ट, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन सी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से घुलनशील आरएनए कौन सा है? घुलनशील आरएनए को कहते हैं सोलेबल आरएनए, और इस सोलेबल आरएनए टीआरएनए को सोलेबल आरएनए कहा जाता है। टीआरएनए का जो दूसरा नाम होता है वो कहा जाता है, याद रख लेना, एसआरएनए। क्या कहा जाता है? एसआरएनए, सोलेबल आरएनए। इसका पहले जो है टीआरएनए को एसआरएनए के नाम से जानते थे, ठीक है। अब टीआरएनए के नाम से जानते हैं। तो टीआरएनए मतलब सोलेबल, सोलेबल मतलब घुलनशील आरएनए, ठीक है। तो ये आपके 9 के जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं वो जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और फॉस्फोडाइस्टर में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मतलब सहसंयोजक बंधन है। कौन सा बंधन है? और ये कौन सा बॉन्ड होता है? अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो बंधन होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, और इस बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गए इसके? बी ऑप्शन हो गए।
बहुत अच्छा है। चलिए अब आगे चलते हैं। कहा जाता है निम्नलिखित में से समवर्ती अंगों के उदाहरण है। समवर्ती अंगों को कहा जाता है मतलब जो है एनालोगस ऑर्गन कहा जाता है। और एनालोगस ऑर्गन में ऐसे अंग होते हैं जो मतलब अलग अलग संरचना वाले होते हैं, कार्य उसके एक होते हैं। और वो तितली और पक्षी के पंख जो हैं वो हमारे कौन से अंग हैं? वो हमारे अंग जो होते हैं वो क्या है? होमोलोगस नहीं, से एनालोगस ऑर्गन होते हैं। कैसे ऑर्गन होते हैं? एनालोगस ऑर्गन होते हैं। तो 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो गया? ए नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है? याद रख लेना, कमल और जलकुंभी जो होता है उसमें जल के द्वारा परागन नहीं होता, उसमें कीट के द्वारा परागन होता है। इसके ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है, आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें कहा जाता है निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं? इसका मतलब आपको क्या पूछा गया है कि उभयलिंगी प्लांट कौन है? उभयलिंगी मतलब जिसमें नर और मादा दोनों के बारे में है। उभय लिंगी प्लांट को किसका, इसको कहा जाता है इंग्लिश में मोनोसियस प्लांट। क्या कहा जाता है? मोनोसियस प्लांट कहा जाता है। और दूसरा मतलब है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को ही कहते हैं उभयलिंगी। ठीक है, जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों हो। तो इसमें चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें नर और मादा भाग होते हैं। खीरा जो है कुकुरबिटेसी का ग्रुप का है, इसमें नर और मादा दोनों भाग है। नारियल में भी नर और मादा दोनों भाग है। बैगन में भी नर और मादा दोनों भाग है। टमाटर में भी नर और मादा दोनों भाग है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा मिसप्रिंट के द्वारा गलत हो गया है, ये याद रख लेना। ये क्वेश्चन आपके मिसप्रिंट है बोर्ड एग्जाम में, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सही नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार ये ऑप्शन सही नहीं है। ये क्वेश्चन डाउट है, गलत वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आप जिन बच्चों ने इसको मारा होगा तो पता नहीं बोर्ड इसके मार्क देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन तो सही किया गया लेकिन ऑप्शन इसके जो है एक भी मैच नहीं कर रहे, मतलब सारे के सारे मतलब जो है वो उभयलिंगी ही है। और उभयलिंगी के बारे में तो पूछा तो चारों ऑप्शन सही हैं, इसके चारों क्या है? चारों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं? हम जानते हैं कि इंसान जो है अब मंगल ग्रह पे बसने की सोच रहा है, तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? मंगल ग्रह। ठीक है, ये सब कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। आपको ये कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है? ये मंगल ग्रह के बारे में तो आप जानते ही हो। तो ये जो है मंगल ग्रह पे इंसानों की बसने की, जीवन बनने की संभावना है। ठीक है, अब कहा जाता है पोमी कल्चर निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जब हम मतलब फ्रूट वाले पौधे का उत्पादन करते हैं या फ्रूट वाले पौधे का हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसी का नाम है पोमी कल्चर। तो पोमी कल्चर में क्या आ जाते हैं? फल आते हैं। क्या आते हैं? फल आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं? जैविक मतलब जिसमें जीवन हो। तो बताओ, वायु में जीवन है क्या? नहीं है, तो ये नहीं हो गया। सूर्य के प्रकाश में जीवन है? नहीं है। जल में है? नहीं है। तो क्या ऑप्शन है? उत्पादक। उत्पादक को कहते हैं हरे पेड़ पौधे। तो ये इसके चौथा ऑप्शन जो है हो गए। और इसका क्या आंसर करोगे? ग्रीन प्लांट। क्या है ये? ग्रीन। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। तो ये ग्रीन प्लांट में जीवन है, तो ये डी ऑप्शन इसके हो गए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन से समुद्री मछली है? कतला जो है मीठे जल की मछली है, मतलब नदियों तालाबों में पाया जाता है। मांगुर भी मीठे जल की मछली है। सिंघी भी मीठे जल की मछली है। इसका एक ही ऑप्शन है हिल्सा। कौन से हैं? हिल्सा को कहते हैं मैराइन वाटर फिश कहा जाता है। मैराइन मतलब समुद्री जल का। हिल्सा हो गया, पॉम्फ्रेट हो गया, ये सब कौन से मछली हैं? समुद्री जल की मछली हैं। तो 17 के कौन से ऑप्शन हो गए? सी हो गए। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आता हूं। निम्नलिखित में से कौन कुनेन का स्रोत है? अच्छा, कुनेन क्यों मतलब किस में इस्तेमाल किया जाता है? मलेरिया के रोग में। हाँ, कुनेन जो प्राप्त होता है सिनकोना ट्री से। ये ऑप्शन 20 के हैं। दूसरा ऑप्शन देखना ही नहीं, कुनेन सिनकोना से मिलता है, जिसका हम उपयोग करते हैं किस रोग के उपचार के लिए? मलेरिया में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया इसके बी। अगला आते हैं, काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? कहा जाता है वुडी ट्री, जिसमें हमें लकड़ी प्राप्त होता है। लकड़ी वाला जितने भी पौधे होते हैं ना, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ गर्मीला वाला प्रदेश होता है और जहाँ बारिश होता है। तो इसके जो ऑप्शन होंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वन।
गर्मी वाला होगा और वहाँ बारिश होगा। वो उस प्रकार के वन में जो है आपको बहुत ज़्यादा आपको कैसे प्लांट देखने को मिलेगा, वुडी लिनियस वाला जो है देखने को मिलता है, मतलब काष्ठीय वाला लकड़ी वाला प्लांट आपको देखने को मिलता है। तो 19 का क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधे के उत्परिवर्तन हेतु किया जाता है। तो फसली पौधे में गामा किरण किया जाता है, याद रख लेना, मतलब जो है गामा किरण से हम फसली पौधे में उत्परिवर्तन कराते हैं, म्यूटेशन कराते हैं। और पूछा गया है, ये भी कई बार मतलब जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे हुए हैं कि याद रख लेना, गामा किरण से जितने भी प्लांट तैयार करते हैं उसका एक गार्डन बनाए हुए हैं। और भारत में एक गार्डन है कलकत्ता शहर में, याद रखना, उसको कहा जाता है गामा गार्डन। क्या कहा जाता है, गामा गार्डन। और पूछेगा गामा गार्डन सर्वप्रथम भारत में कहाँ पे स्थापित था, कोलकाता में, अभी भी है गामा गार्डन के नाम से। तो गामा किरण का उपयोग हम क्या करते हैं, प्लांट म्यूटेशन में करते हैं। ठीक है। ऑप्शन इसके क्या हो गए, 20 के ए मतलब जो है इसके ऑप्शन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जाता है निम्नलिखित में से ट्यूबर में किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। मतलब ट्यूबर हम जानते हैं कि आलू में होता है, सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आलू हो जाएगा। ट्यूबर क्या होता है, आलू में बल्ब होता है, ओनियन में राइजोम होता है, आपको अदरक में। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। तो उस क्षेत्र को कहते हैं स्थानीय। अब किसी क्षेत्र में जनसंख्या होगा, जो वहाँ का लोकल होगा उसी को तो कहेंगे स्थानीय। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडेमिक। क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इंडेमिक कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गए आपके 22 के बी आंसर हो गए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 23, निम्नलिखित में से कौन सहप्रभाविता, जिसको कहते हैं कोडोमिनेंस में F2 संतति, F2 मतलब जो है संतति में प्रारूपिक अनुपात मतलब फिनोटाइप, वो उसमें दिखाया जाता है। फिनोटाइप अपने लोग पढ़ेंगे, जीनोटाइप, फिनोटाइप। तो F2 जनरेशन में पूछा जा रहा है। तो F2 जनरेशन कोडोमिनेंस वाला है, 1:2:1 होता है। तो यह इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसके आंसर हो जाएंगे। 1:2:1। मेंडल लॉ तो पढ़े होगे ना, मेंडल लॉ का अपवाद है कोडोमिनेंस, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गए। अच्छा, अब अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए द्वारा आरएनए का निर्माण संबंधित है। डीएनए से आरएनए को बनना को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनना है रेप्लिकेशन, और आरएनए से प्रोटीन बनना है ट्रांसलेशन। तो ये इसके क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। ठीक है। 25 के हो गए। अब आगे आते हैं 26 पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन अवशोषित करता है, बोलता है पौधारोपण से होगा, फसल लगा के होगा, घास उगा के होगा, शैवाल। हाँ, ये ऑप्शन सही है, शैवाल लगा के होते हैं। शैवाल जो है ना, पौंड में या कहीं पे आप लगाते हो, वहां पे बहुत ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके 26 के हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पॉर्फिरिन वलय के मध्य में होता है। मतलब पॉर्फिरिन रिंग जो होता है क्लोरोफिल के बीच में, जब क्लोरोफिल का जब आप संरचना देखोगे ना, उसके बीच में एक रिंग होता है जिसका नाम है पॉर्फिरिन, और उसमें मैग्नीशियम आयन होते हैं। क्या होते हैं, Mg। तो आयरन नहीं है, मैग्नीज नहीं है, कॉपर नहीं है, तो क्या है, मैग्नीशियम आयन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसके जो है आंसर हो गए। ठीक है। अब 28 पे आते हैं, निम्नलिखित किस पौधे में फॉस्फोफेनाइल पायरुवेट CO2 का संग्रह होता है। C4 प्लांट में होता है। ये 11th के प्लांट फिजियोलॉजी का सवाल है, ये क्वेश्चन 11th के हैं। ठीक है। आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते हो, ये प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको प्लांट के आपको टाइप देखने को मिलेगा, C4 प्लांट। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है। ये इसके बी ऑप्शन हो गए। फिर भी आपके इतने क्वेश्चन तो हैं कि 35 आपके मतलब जो हो जाएंगे। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बताए ना कि 2-4 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो 11 से उठाए गए, बाद में के तो सब 12th के ही हैं। ठीक है, नो डाउट। तो आपका ये आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका आया था 29 में जब ये हम बता रहे थे चैप्टर 1 का सॉल्यूशन,
क्वेश्चन बैंक का, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको बताया था मैंने। तो ये कहा जाता है नगन बीजीय में इंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। नगन बीजीय मतलब एनजीओ सॉरी जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है, 3 N वाला होता है एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है N वाला। तो इसके ऑप्शन जो होंगे अगुणित होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड होते हैं। अगर यहाँ पे आपको नगन बीजी नहीं दे के बोल देता कि जिम्नोस्पर्म की जगह एंजियोस्पर्म कर देता तो ट्रिप्लॉइड हो जाता, त्रिगुणित हो जाता। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 29 के ये ऑप्शन हो जाएंगे। अब अगला कहा जाता है निम्नलिखित में कौन सा तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है। याद रखना ये प्लांट हार्मोन है। तनाव या स्ट्रेस हार्मोन को कहते हैं एब्सेसिक एसिड, इसको कहते हैं फाइटो हार्मोन। क्या कहा जाता है? ये फाइटो हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं, एब्सेसिक एसिड है। ठीक है, ये इसको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। देखिए अभी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अभी आपको मैच करने के लिए आंसर बता रहा हूं, आप मैच कर लेना। आपको जब बोलना, आप कमेंट करना है नहीं सर आपको इसका एक्सप्लेनेशन करो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप बस अभी क्वेश्चन को आप मैच करो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। ओजोन परत में हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन जो है, क्लोरीन एटम ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और क्लोरीन मिलता कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर में, गैस में, एयर कंडीशनिंग गैस में इस्तेमाल करते हैं। उसको कहते हैं फ्रीऑन। क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रीऑन में कौन कौन से आते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब के ऑप्शन है। तो इसके ऑप्शन क्या हो गए? फ्रीऑन। कौन सा कार्बन है? CFC, नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके क्या ऑप्शन हो गए? ऑप्शन नंबर C। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? एकदम याद रख लेना, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है राइनोसेरस के नाम से, वन हॉर्न राइनोसेरस के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से है? वन हॉर्न मतलब एक सींग वाला गेंडा। कौन पाया जाता है यहाँ पे? गेंडा। कौन सा गेंडा है? एक सींग वाला। याद रखना, एक सींगी वाला गेंडा है, एक सींगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गेंडा के लिए, वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर D हो गया। भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? पहले 16 था, अब बढ़ा के 2 बढ़ा दिया गया है। अब कितना है टोटल? मतलब जो 18 कितना हो गया? 18। पहले 16 था, अब 18 कर दिया गया। ठीक है, याद रखना इस बात। तो ये मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 33 है। अब अगला आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? साइनोबैक्टीरिया, हम जानते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया, एनाबेन, ये सब क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए प्रसिद्ध है। एनाबेन जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, अब अगला है 35। क्राइटॉक्सिन क्या करता है? अच्छा, क्राइटॉक्सिन देखिए 2 काम कर रहा है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, स्वेलिंग ऑफ सेल ये नहीं कर रहा है, बाइंडिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ मिड गट्स, मतलब जो मिड गट के एपिथेलियम है उसमें वो जाके जुड़ जाता है, बंध जाता है, क्राइप जीन। और दूसरा है लाइसिस ऑफ इंटेस्टाइनल सेल, मतलब ये दोनों इसके ऑप्शन सही है। तो अब ऑप्शन D क्या कह रहा है? मोर देन वन ऑफ दिस, इनमें से एक से अधिक आंसर सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके? आप याद रख लेना, इसके जो ऑप्शन आप लोग करोगे मोर देन होंगे। और ये कौन कौन से ऑप्शन इसके हैं? दोनों ऑप्शन सही है, बाइंडिंग वाला, ये वाला, दोनों है, इसलिए मोर देन दिस हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहा है ना? तो चलिए ये आपके जो है आंसर हो गए, ये 35 के आंसर थे। अब अगला है निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा पाया जा रहा है, मतलब जोड़े में है, पेयर में, वो है टेट्रासोमिक, मतलब टेट्रासोमी जो है उसमें एक जोड़ा अतिरिक्त होता है। तो ये याद रख लेना, सॉरी, ये है हमारे टेट्रासोमी। ठीक है, इसमें 2n+2 होता है। क्या होता है? 2n+2 पाया जाता है। ये टेट्रासोमी के उदाहरण है। डबल ट्राइसोमी में ये 2 पाया जाता है, लेकिन जोड़ा में नहीं होता है। इसका क्या है? इसको कहा जाता है, सॉरी, ये जो होता है ये 2n+1+1 इसका होता है, और ये होता है 2n+2 होता है। इसको कहते हैं टेट्रासोमिक कहा जाता है। इसका ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। अब अगला है क्वेश्चन नंबर
हाँ, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिका विभाजन करता है? कैंसर क्या है? मतलब जो है अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ही कैंसर कहते हैं, और अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है माइटोसिस से। किससे होता है? मियोसिस तो हो ही नहीं सकता। मियोसिस केवल दुनिया में एक ही जगह है, कहाँ पे? युग्मक के निर्माण के समय में, ठीक है। और बाद बाकी जगह क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होता है। तो ये समसूत्री विभाजन माइटोसिस। और कैंसर किसको कहा जाता है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? मतलब ए हो जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक कोड है? इनिशिएशन कोडोन। इसमें तो क्लियरली है AUG। क्या होता है? AUG। अच्छा, आरंभिक कोडोन 3 होता है, लेकिन सबसे पहला यही AUG ही होता है। 99% केस में AUG होगा, नहीं तो GUG भी होता है, UUG भी होता है, जो मिथ्यूनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? मिथ्यूनिन को। तो इसके ऑप्शन क्या है हमारे? सी। मैं बताया ना कि अभी एक्सप्लानेशन नहीं करूंगा, बस मैं क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है। एक्सप्लानेशन के लिए आप लोग कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, अब 38 हो गया, अब 39 है। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इसका तो सिंपल सा आंसर अरस्तु। ग्रेगर मेंडल ने तो हम जानते हैं जेनेटिक्स को दिया था। चार्ल्स डार्विन जानते हैं क्रम विकास को दिया था। सटन एंड बबोरी जो है वो हमारे मतलब जो म्यूटेशन वाला में है। तो ये पहला क्या हो गया इसका? 39 का अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है बायोलॉजी का शब्द देने वाला यही व्यक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? येलो रिवॉल्यूशन। याद रखना, खाने वाला जो तेल है, सरसों, सरसों क्या होता है? येलो। जो खाने वाला तेल का उत्पादन है, वो उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। तो इसके क्या ऑप्शन हो गया? दूध तो है, याद रखना, दूध को कहते हैं क्या? व्हाइट रिवॉल्यूशन। मछली को कहते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन, और तेलहन को कहते हैं अपने लोग येलो रिवॉल्यूशन। क्लियर है? तो याद रख लेना इस चीज को, खाने वाला तेल। और इसका शुरुआत इंडिया में 1986 से 87 के बीच में किया गया था। ये हमारे ऑप्शन है 40। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्ति होता है? तो कली वाला भाग। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पौधे जो लौंग के पौधे होते हैं उसके कली वाला हिस्सा से लौंग जो है प्राप्त होते हैं। क्लियर है? अब कहा जाता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? ये हम जो मतलब जो है आपके मतलब क्लास 12 के जो 11th वाला चैप्टर है, 11th वाला 10th वाला जब चैप्टर है, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। एस्टेटिन कौन सा है? ये कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये ब्लॉकेज को हटाता है। जो हमारे नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट अटैक का जो होता है, वो ब्लॉकेज को स्ट्रेप्टोकाइनेज हटाता है। अच्छा, साइक्लोस्पोरिन जो होता है वो इम्यूनोसप्रेसर मेडिसिन इससे बनाया जाता है। और एस्टेटिन कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। तो ये इसके 42 के मतलब ए आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला आते हैं 43 पे, निम्नलिखित में से कौन सा परिदल पुंज का भाग है? परिदल पुंज का मतलब क्या हो जाता है? मतलब जो पेरिनथ कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरिनथ। और पेरिनथ की इकाई को टेपल कहा जाता है। ये चैप्टर 2 के हैं। क्या हैं? चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन पूछे गए। निम्नलिखित में से मतलब मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? हम जानते हैं ना, हमारा मतलब तंत्रिका तंत्र की कोशिका गतिशील नहीं होता है। हमारे त्वचा जो है, त्वचा की कोशिका स्किन गतिशील नहीं है। अंड कोशिका गतिशील नहीं है। गतिशील शुक्राणु कोशिका है। कौन सी कोशिका है? शुक्राणु कोशिका। मानव का स्पर्म ही गति करता है और दूसरा कोशिका गति नहीं करता है। ये गतिशील कोशिका है। 45 में, निम्न में से कौन से सहलिंग गुण है? अच्छा, सहलिंगी मतलब सेक्स लिंक्ड कहा जाता है। सेक्स लिंक्ड जो है एक्स सेक्स लिंक्ड होता है, जो 2 होता है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। तो कलर ब्लाइंडनेस को कहते हैं वर्णता, कलर ब्लाइंडनेस। ये एक्स सेक्स लिंक्ड है। कैसा है ये? इसका ऑप्शन क्या है? वर्णता। और ये कौन से हैं? याद रखना, एक्स सेक्स लिंक्ड, एक्स सेक्स लिंक्ड होते हैं, ठीक है। एक्स सेक्स लिंक्ड होते हैं। तो ये आपके 45 के आंसर हो गए। चलिए, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा जीव जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म जो है कहा जाता है जो शुरू से जो पृथ्वी के समय के पृथ्वी का जब निर्माण हो गया था और वहाँ जीवन का निर्माण हो रहा था, और तभी से लेकर अभी तक वो जीवित हैं। ऐसे 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 जीव को ही कहा जाता है जीवित जीवाश्म। और इसमें आता है लेटिमेरिया। ये एक प्रकार का फिश है, लेटिमेरिया। ये जीवित जीवाश्म के उदाहरण हैं। इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। अच्छा है, अगला 47, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रारंभिक काल में नहीं था? मतलब जो H2O था, N2 था, CO2 था,
O2 तो था, लेकिन ये फ्री रूप में नहीं था, मुक्त रूप में नहीं था। मुक्त रूप में बना तब जाके हमारा वातावरण बना, इन्वायरमेंट बना, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन था लेकिन मुक्त में नहीं था, वो किसी न किसी एटम के साथ कॉम्बाइंड था। मुक्त में कब आया? जब ये मुक्त हुआ तब जाके वातावरण, जो अपने लोग वायुमंडल कहते हैं, तब निर्माण हुआ। तो ऑक्सीजन शुरुआत में नहीं था। इसके क्या ऑप्शन हो गए? ए ऑप्शन हो गए। अब आते हैं 48 पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? अभिसारी मतलब कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कहा जाता है अलग अलग जगह से एक जगह आके रहने लग गया और उसमें एक जैसी समानता पाई जाने लग गई, उसी को कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में नहीं मिलेगा, रेट डॉग में नहीं मिलेगा, स्टार फिश और कैटल फिश में नहीं मिलेगा, डॉग फिश एंड व्हेल में आपको ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसके डी हो गए, मतलब इसके कुत्ता, मछली और व्हेल इसके जो है आंसर है, ठीक है, डी ऑप्शन हो गए। अब 49 में आते हैं, कौन सा एटाविज्म का उदाहरण है? एटाविज्म मतलब जो हमारे पूर्वज में जो अंग गायब हो गए थे, अब वो अभी जो है मतलब जो दिखने लग गए हैं, जो पूर्वज, जो हमारे शुरुआत के मानव थे उसमें वो थे, लेकिन अब गायब हो गए, और वो अभी भी मतलब जो हम लोगों में कभी कभी देखने को मिल जाता है, वैसे अंग को ही कहा जाता है एटाविज्म। जैसे बच्चों में हम जानते हैं ना, हम लोग का उत्पत्ति बानर से हुआ है, बानर में पूंछ था, अब पूंछ अभी गायब हो गया है। लेकिन बच्चों में जो है जन्म के समय में छोटी पूंछ होता है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो उस समय पूंछ होता है, ठीक है। तो वो बच्चों के जन्म के समय छोटी पूंछ है, वो एटाविज्म के उदाहरण हो गए, ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके 49 के। अब अगला चलते हैं 50। मैनग्रोव वनस्पति। अच्छा, मैनग्रोव वनस्पति आपको सुंदरवन के डेल्टा, पश्चिमी घाट नहीं, सुंदरवन के डेल्टा में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसके जड़ जमीन के अंदर जाते हैं और फिर जमीन से ऊपर निकल आते हैं, कटीले जड़ होते हैं। आपको इस वन में खुले पैर पे आप नहीं चल सकते हो, मतलब आपका पूरा पाँव घायल हो जाएगा, जड़ निकले होते, उसी को कहते हैं मैनग्रोव, सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अब कहा जाता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण क्या होता है? मतलब प्राकृतिक और मानवीय, मतलब जो है मानवीय गतिविधि के कारण जो है कहीं पे रहने वाले प्रजाति के साथ कोई नुकसान हो जाता है, तो वही होता है हमारा द्वितीय अनुक्रमण, मतलब उजड़े हुए वनों में। बी ऑप्शन इसके जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 52 पे। निम्नलिखित में से कौन से उत्कृष्ट जैव उर्वरक हैं? मतलब जैव उर्वरक में आता है एजोला, क्या जाता है, जिसको कहा जाता है बायो फर्टिलाइजर। आप लोग पढ़ा होगा साइनोबैक्टीरिया, जिसको अपने लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, ये सब क्या है? बायो फर्टिलाइजर हैं, जिसका हम लोग उपयोग क्या करते हैं? धान के फसल में करते हैं। किसमें? धान के फसल के लिए, धान के फसल के उत्पादन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एजोला है, साइनोबैक्टीरिया है, ये सब बायो फर्टिलाइजर होता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। किसका? नाइट्रोजन की फिक्सेशन करके मतलब जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा, 53 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? अपराइट पोस्चर, बायोनोकुलर विजन और इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, ऑल ऑफ दिस। मतलब इसमें सभी है, मतलब इसके क्या ऑप्शन है? मतलब इसके सारे ऑप्शन जो है सही होंगे। मतलब मानव का जो विकास हो रहा था, उसके मस्तिष्क का भी विकास हुआ, उसमें मतलब नेत्री दृष्टि का भी विकास हुआ। उसका जो बंदर तो पहले झुक के चला करता था, मानव खड़ा हो गया, उसके कमर के जो हड्डी थे वो सीधे होने लगे, वही कहा गया अपराइट पोस्चर। उसका जो मतलब सीधी मुद्रा था वो सीधा हो गया, ठीक है, जो टेढ़ा मुद्रा था वो सीधा हो गया। तो ये इसके ऑल ऑफ दीज जो हैं इसके आंसर होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन अमीबा में होता है? अमीबा में द्विविखंडन होता है। क्या होता है? द्विविखंडन। और इरेगुलरी बाइनरी फ्यूजन होता है। द्विविखंडन को कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। कौन सा बाइनरी फ्यूजन? इरेगुलर होता है, ये याद रख लेना, इरेगुलर बाइनरी विखंडन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके? डी आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं 55 में। मनुष्य के शुक्राणु में क्षमता कहाँ विकसित होती है? मतलब बोलता है स्पर्म का कैपेसिटेशन कहाँ होता है? मादा के जनन मार्ग में होता है। और जनन मार्ग में कहाँ पे? यूट्रस या ओविडक्ट। ओविडक्ट को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे टेस्टिस, वेजाइना, वास डिफरेंस, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, मतलब
मादा के जनन मार्ग में। कहाँ हो रहा है? जनन मार्ग में। कहाँ पे होता है बउआ? तो ये याद रख लेना, यूट्रस में होता है या ओविडक्ट, ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट को कहते हैं फेलोपियंस ट्यूब। क्या कहा जाता है? फेलोपियंस ट्यूब कहा जाता है। तो ये आपके डी ऑप्शन इसके आंसर हो गए। अगला आते हैं 56 में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाई का विकास होता है? मतलब जुड़वा भाई का कहने का ये मतलब है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये क्या कह रहा है? ये बातों ही बात में कह रहा है मोनोजाइगोटिक, जाइगोटिक ट्विंस की बात कर रहा है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में मतलब दो जाइगोट नहीं, एक जाइगोट बनते, एक ही जाइगोट से दो बच्चे का बनता है और दोनों जुड़वा भाई होता है, ठीक है, या जुड़वा भाई या जुड़वा बहन हो सकती है, ठीक है। तो ये होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो इसके क्या ऑप्शन है? एक ही युग्म से, मतलब एक ही जाइगोट से ये बनते हैं। अच्छा, अब आते हैं 57 पे। कहा जाता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? मतलब शुक्राणु का जो निर्माण हो रहा है उस समय उसको पोषण कौन देता है? सर्टोली सेल। कौन सा सेल देता है? सर्टोली। और ये शुक्राणु बनता है किससे? लाइडिंग सेल, मतलब सॉरी, लाइडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन बनता है। और स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होता है, उसमें शुक्राणु बनते हैं। पोषण सर्टोली सेल से लेता है और टेस्टोस्टेरोन जो है लाइडिंग सेल से निकलता है। ये याद रख लेना। इसके ऑप्शन जो है ए ऑप्शन हो जाएंगे। तो आपके 57 के ऑप्शन जो है ए हो गए हैं। अब अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन और रेकॉन पद को प्रतिपादित किया? अच्छा, जीन को 3 भागों में इसने मतलब बांट दिया है। म्यूटॉन कहा गया है, सिस्टोन कहा गया और रिकॉन कहा गया। ये कहने वाले थे एस बेंजर ने। ये एस बेंजर ने जीन को जो है 3 हिस्सों में बांटा है। एक का नाम दिया गया है म्यूटॉन, सिस्टोन और रेकॉन नाम दिया गया। तो इसके ऑप्शन जो है डी हो जाएंगे। तो ये याद रख लेना। अब आते हैं 59 पे। 59 में कहता है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पे पाए जाते हैं? मतलब ये पोषण स्तर पे पाए जाने वाला मछली है, क्योंकि मछली जब जो है मतलब बड़ा मछली छोटे मछली को खाता है तो वो द्वितीयक में आ जाता है। और जब बड़ा मछली छोटे मतलब छोटे मछली को नहीं खा के मतलब फाइटो प्लांक्टन खाएगा या जू प्लांक्टन खाएगा तो वो मतलब प्रथम में आ जाता है। इसलिए इसके पास 2 पोषी स्तर हैं। याद रख लेना, मछली में 2 पोषी स्तर हो सकते हैं। तो ये इसके क्या ऑप्शन हो गए? ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो गए, ठीक है। अब अगला आता है 60 पे। नारियल के फल मध्य फल भित्ति के मतलब जो है प्रवृत्ति क्या होता है? अरे नारियल का जो मध्य फल भित्ति होता है, एपीकार्प होता है, वो फाइबरस होता है, रेशेदार होता है। क्या होता है? अरे नारियल का छिलो ना, वही मध्य फल भित्ति है, वो फाइबरस होता है। क्या होता है? रेशेदार होता है। निम्नलिखित में से किससे पुमंग का निर्माण होता है? पुंकेसर। पुंकेसर से ही तो पुमंग बनते हैं। पुमंग को कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम किससे मिलकर बना? एस्टेमेन से। एस्टेमेन को ही कहते हैं पुंकेसर। तो इसके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे। मनुष्य में सहलगन समूहों की संख्या 23। याद रखना, लिंकेज जो होता है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और मनुष्य में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 23 होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 23 हो गया। अच्छा, 63 में आते हैं। निम्न में से कौन से गुणसूत्र मूल संख्या को दर्शाता है? 2n। डिप्लॉइड जो है वो मूल मतलब x नंबर, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n हो गया। तो इसके ऑप्शन जो है 2n हो गया। अब 64 में आते हैं। निम्नलिखित में लैक ऑपरोन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देखना लैक ऑपरोन में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। जेड जीन होते हैं, वाई जीन होते हैं, ए जीन होते हैं। जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए है, वाई जीन जो है परमीएज के लिए है और मतलब जो है मतलब ए जो है गैलेक्टोसाइडेज जीन के लिए होता है। तो ये याद रखना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो जेड जीन है। कौन सा जीन है? जेड जीन है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित एसटीडी रोग है? एसटीडी या एसटीआई रोग कहा जाता है। सिफिलिस है, गोनोरिया, मतलब ए और बी दोनों। ये ए और बी दोनों इसके आंसर हो गए। शासन बोलता है निम्नलिखित में से किस स्तर पे भ्रूण का स्थानांतरण फेलोपियन नलिका में होता है? 8 कोशिकीय स्तर पे। इसको कहा जाता है या जिफ्ट कहा जाता है। ZIFT मतलब जो है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। अगर यूट्रस में डालते हैं तो उसको कहा जाता है
इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर IUT कहा जाता है। अगर युग्मक का ट्रांसफर करते हैं तो गिफ्ट कहा जाता है, GIFT कहा जाता है। इसके ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है। ठीक है, ये 66 के 8 कोशिकीय वाले को ही हम कहाँ करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, जिफ्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? अच्छा, मानव जनसंख्या को कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी, मतलब जनसंख्या की जो कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है डेमोग्राफी। अच्छा, यहाँ देखो ना, डेमोग्राफी नाम है ना, डेमोग्राफी के नाम से इसको जाना जाता है। अब कहा जाता है निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? मनुष्य की त्वचा का जो रंग होता है, पोली मतलब जो है गेमी होता है। पोलीगेमी का मतलब होता है पोलीजेनी होती है। पोलीजेनी का मतलब होता है बहुत सारे जीन होते हैं उसमें। एक जीन हमारे आपके स्किन के कलर का निर्धारण नहीं करता, बहुत सारे जीन करता है, इसलिए नाम है एक से अधिक जीन, मल्टीपल जीन, एक से अधिक जीन, पोलीजीन होता है, इसको पोलीजीन होते हैं। पोलीजीन होते हैं मतलब एक से अधिक जीन होते हैं, मल्टीपल जीन कहा जाता है। तो इसके क्या ऑप्शन हो गया अभी? अच्छा, आप बात करते हो 59 में, नियोस्पोरा के 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं? मतलब जो है एक एक जो होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा, एक समसूत्री विभाजन होगा, मतलब आपके डी ऑप्शन जो है इसके सही होते हैं। अच्छा, इसके बारे में बता देते हैं, नियोस्पोरा में जो होता है ये 2n वाला जायगोट होता है, 2n वाला जायगोट देखने को मिलता है। 2n के जायगोट हैं, इसमें क्या होगा? मियोसिस होता है, पहले मियोसिस हुआ, और मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ से कितने सेल बनेंगे? यहाँ से 4 सेल बनेंगे, मतलब इसमें होगा पहला मियोसिस फर्स्ट, फिर होगा मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट होंगे एंड मियोसिस सेकेंड होंगे, और इसके परिणाम स्वरूप कितने सेल बनेंगे? मतलब जो इसके परिणाम स्वरूप जो है आपके 4 सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। ठीक है, और ये चारों का चारों जो सेल बनेगा, अब फिर ये माइटोसिस में भाग लेगा। किस में भाग लेगा? माइटोसिस में भाग लेता है, और यहाँ से कितने बनेंगे? 8 बन जाएंगे। यहाँ से सॉरी, देखो ये 4 थे, यहाँ माइटोसिस, यहाँ माइटोसिस, यहाँ माइटोसिस, यहाँ माइटोसिस से कितने बन गए हैं? 8। यहाँ माइटोसिस हुआ, तो इसका क्या सीरीज है? पहले मियोसिस, उसके बाद माइटोसिस, मतलब जो है ऑप्शन नंबर डी होते हैं। ये किस में होते हैं? न्यूरोस्पोरा में होते हैं, और 8 एस्कोस्पोर बन जाते हैं। पहले मियोसिस होगा, फिर माइटोसिस होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसके जो आंसर है। अच्छे, लास्ट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव का, वो है महिला, मतलब महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहा जाता है? महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को कहा जाता है गाइनोडोमॉर्फिज्म कहा जाता है, मतलब गाइनोडोमॉर्फ कहा जाता है, गाइनोडोमॉर्फ कहा जाता है, मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों लक्षण होते हैं, आधा मेल और आधा फीमेल का गाइनोडोमॉर्फ कहा गया। ठीक है, ये आपके ऑप्शन नंबर डी है। तो आशा करता हूँ आप लोग जो है मतलब जो है आप अपने क्वेश्चन को जो है मैच कर लेंगे। अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं अगली वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप जो है अगले एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करके जाएं। आप अपने नोट्स को पढ़ाई करें, इधर उधर के क्वेश्चन बैंक या मतलब जो गेस्ट पेपर को ना पढ़ें, वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है, फॉर्मूला जो है और न्यूमेरिकल बेस्ड जो है, वही क्वेश्चन आपके आएंगे। आप अच्छे से तैयारी करें। मिलता हूँ, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दे के आओगे तो मैं फिर से आऊँगा, मतलब उसके सॉल्यूशन को लेके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका अगले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू।